हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने डेमो टेस्ट के लिए जो ऐप डाउनलोड किया और आप इतने इंटरेस्टेड हैं एक टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च लगाने में, क्योंकि आप भविष्य को देख के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है। और अगर 25 क्वेश्चन 25 टेस्ट पेपर अगर आपको मिल जाते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से मिल जाते हैं तो एग्ज़ाम में होने वाली त्रुटियों को आप कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। आज ये जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है ये डेमो पेपर है। डेमो पेपर इसलिए क्योंकि इसके बाद आपको जो अगला पेपर आएगा वो कहीं ना कहीं परचेज करना पड़ेगा। ये आपके माइंड सेट को बना देगा। इंग्लिश का पेपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा नाम है विकास और ये जो पेपर है इसमें 30 क्वेश्चन हैं इंग्लिश के जो एक्सक्लूसिवली टारगेटेड हैं एमपीएसआई और जेल प्रहरी के लिए। ये पेपर ये वीडियो आपको क्वेश्चन ना केवल समझाएगा बल्कि आपको डिसीजन लेने पे भी मदद करेगा कि आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम कितना समझ पाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएंगे आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश का बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि ऐप के उस बैच में आपका नाम जुड़ा हुआ रहेगा तो आप इन वीडियो को n नंबर ऑफ टाइम्स देख पाएंगे और वो क्वेश्चन को भी कई बार सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक बार की सेटिंग को चेंज कर दूंगा, मतलब एक बार आप पेपर नहीं बल्कि 2 बार 3 बार पेपर भी आप दे सकते हो, वीडियो देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, उसके नोट्स आप बना सकते हो ताकि आपके मार्क्स एग्जाम तक अच्छे से अच्छे मार्क्स आप इम्प्रूव कर पाइए। तो चलिए शुरू करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया है, अब बात करेंगे हम उसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था फिल अप विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। क्वेश्चन आया था आर्टिकल के आधार पर, आर्टिकल के बेस पर वन शुड बी डैश टू ऑनरेबल मैन। यहां पर आपको एक आर्टिकल लगाना था। मैंने आंसर ऑलरेडी लिख के रख दिया है आपको देखने के लिए। अब आप देखिए, आंसर तो आपने भी लगा लिया है, मैंने इसलिए आंसर लिखा है, मुझे एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना है, आप उसको वो समझने की कोशिश कीजिए। देखो सबसे पहले समझना, आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल का नियम क्या होता है आप ये समझो। आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा नाउन को क्वालिफाई करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा। ऊपर से ए और एन की खास बात क्या है, ये हमेशा जहां पर भी नाउन क्या होता है सिंगुलर होता है ये वहीं आते हैं, प्लूरल नाउन पे कभी आएंगे नहीं। मतलब आ बॉयज ऐसे कभी आप नहीं देखोगे, आ बॉयज ये कभी नहीं लिखा जा सकता, सिंगुलर में लिखा जा सकता अ बॉय। ठीक है, तो हमेशा ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, दा तो था नहीं, दा तो वैसे भी नहीं आने वाला था। ये क्यों नहीं आने वाला था ये भी बता दूंगा मैं। ए और एन में क्या फ़र्क है और दा में क्या फ़र्क है इसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात, ऑनरेबल, इसका उच्चारण पकड़ो, ऑ, इसका उच्चारण क्या है ऑनरेबल, ऑ। ठीक है, ऑ। तो ऑ वर्ड जो है वो एक वॉवल शब्द है। वॉवल शब्द कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये जो ऑनरेबल वर्ड है ये हमारे ओ वाले वर्ड पे फिल होता है, इसलिए ए तो इसका आंसर हो नहीं सकता था। अब एन आता या दा आता। अब एक और खास बात कि दा क्यों नहीं आया, एन ही क्यों आया, यहां पे समझ लेते हैं। मैं सारा हटा देता हूं पहले। यहां पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, मैन। मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं। मैन क्या है, सिंगुलर नाउन, समझ लेना। सिंगुलर नाउन के पहले ऑनरेबल लिखा है। ऑनरेबल क्या है, एडजेक्टिव। अब आप एडजेक्टिव कैसे पहचानोगे, जिस भी शब्द के अंत में ABLE आता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे IOUS, OUS, ABLE, ठीक है, FUL, लेस, LESS, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आगे मिलते जाएंगे आपको। जिस भी शब्द के अंत में ABLE आता है वो एडजेक्टिव होता है। और सिंगुलर नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आया, एक बार और, सिंगुलर नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आ गया तो उसके पहले दा कभी नहीं आएगा, आप देख लोगे एन आएगा। द ऑनरेबल मैन नहीं हो सकता था, यहाँ पे हमेशा एन ही आता। और एन ऑनरेबल की वजह से आया, ए नहीं आया। लेकिन ए और एन दोनों आते हैं कब, जब सिंगुलर नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखा हो, तब हमेशा ए और एन ही लगाइएगा, दा मत लगाइएगा। ये कंडीशन और ये रूल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डैश गंगा इज डैश लेजेंडरी रिवर।
गंगा एक नदी का नाम है, ये हम जानते हैं। नदियों के नाम के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है? दा। तो इसमें दा पहले ऑप्शन में है, बाकी कहीं दा था नहीं, तो इतने ही देख के तो आप आंसर छोड़ सकते थे। लेकिन फिर भी अब आप देखो यहाँ पे ए आया। ए क्यों आया? पहले देखो अब रिवर क्या है? कॉमन नाउन। उस पर भी क्या लिखा है? सिंगुलर। लेजेंडरी क्या है? एडजेक्टिव। इसलिए ए और एन आना चाहिए, लेकिन ये वर्ड कहाँ से शुरू हुआ? ले, एल से शुरू हुआ, ल से शुरू हुआ, इसलिए एन तो आ नहीं सकता था, ए आ गया, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? द और ए। द गंगा इज अ लेजेंडरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आर्टिकल पे ही बेस्ड है। डैश एबल मैन, डैश, यहां पर भी वो देखो वही रूल लगा हुआ है। मैन, मैन क्या है? सिंगुलर नाउन। मैन क्या है? सिंगुलर नाउन। और एबल क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन के पहले क्या आता है? हमेशा ए और एन। यहाँ एबल है, ए से शुरू हुआ, इसलिए एन आ गया, आंसर हो गया एन। ठीक है, दा नहीं आया। समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड प्रीपोजिशन का हो गया। ओके, प्रीपोजिशन बड़े इंपॉर्टेंट है, और एमपीएसआई जेल पहले में तो प्रीपोजिशन और आर्टिकल, इनको तो आप सीख के चलना, आपके हाई वेटेज क्वेश्चन है इसमें। तो चिल्ड्रन आर डैश प्ले, चिल्ड्रन आर वो खेल रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, प्ले हैं, खेल रहे हैं। ऑन कर नहीं आ सकता था, इन भी नहीं आ सकता था, क्या आएगा? एट प्ले। आई एम एट प्ले। एट प्ले क्यों? मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल ग्राउंड पर हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये इसका मतलब है। ऑन प्ले का मतलब होता है खेल के बीच में हूँ, और एट प्ले का मतलब है मैं खेल रहा हूँ। आई एम एट प्ले। ठीक है, इसको बहुत सिंपल सा था, इसको याद रखिएगा, ये डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, प्रेफर्ड। ओके, वर्ड देखिए, ये भी प्रीपोजिशन का ही बेस्ड है। वर्ड याद रखो, प्रेफर्ड। जब भी ये वर्ड आए, कौन सा? प्रेफर्ड, 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 एक बार याद करो, प्रेफर्ड, प्रेफरेबल, प्रेफर्ड, प्रेफरेबल, इनके साथ हमेशा एक ही वर्ड आता है कंजंक्शन के रूप में, वो है टू। प्रेफर्ड के साथ हमेशा टू लगता है, रट लीजिए एक बार और, प्रेफर्ड के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, फ्रॉम, प्रेफर्ड फ्रॉम नहीं होता, प्रेफर्ड ऑफ नहीं होता, प्रेफर्ड दैन भी नहीं होता, ये वर्ड ही नहीं होते, आपको सिर्फ याद रखना है, बिकॉज प्रीपोजिशन के फिक्स्ड प्रीपोजिशन रूल है, प्रेफर्ड के साथ हमेशा लगता है ऑफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इंक्वायर्ड। ओके, इसमें वर्ड आ रहा है इनक्वायर्ड। देखो इंक्वायर्ड के साथ ना ENQUIRED, इंक्वायर्ड के बाद दो वर्ड लगते हैं, एक होता है ऑफ, एक होता है इनटू। ठीक है, इंक्वायर ऑफ का मतलब होता है यूं ही जनरल जांच, पूछताछ, इंक्वायरी ऑफ। लेकिन जब गहन पूछताछ या डिटेल में जाकर पूछताछ, खासकर केस के लिए पूछताछ हो रही होगी, तो इनटू का यूज करना पड़ेगा। ऑफ गलत नहीं होता, लेकिन ऑफ जनरल यूज करता है, और इनटू गहन पूछताछ में जाता है, क्योंकि इंक्वायर्ड ऑफ द केस, केस की पूछताछ हो रही होगी, इसलिए आप ध्यान रखना इसमें आएगा इनटू। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। The next word is I cannot lend dash flour। फ्लोर मतलब क्या होता है? आटा। मैं आपको आटा नहीं दे सकता, लैंड यानी देना। एडजेक्टिव पूछा, ये डिटरमाइनर्स का क्वेश्चन है, एमपीएसआई में अलग से क्वेश्चन है डिटरमाइनर, DETRMINER। डिटरमाइनर्स होते हैं जो किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, डिटरमाइन करना। ठीक है, अब उसने कहा आई कैन नॉट लैंड यू फ्लोर। फ्लोर क्या हुआ? आटा, आटा। ठीक है, आटा जो होता है ना वो पाउडर के रूप में होता है और वो अनकाउंटेबल होता है। अब क्योंकि सम, आई कैन नॉट लैंड यू सम, सम का यूज काउंटेबल में आता है और प्लूरल में आता है, और वो कह रहा है नॉट। एक और ख़ास बात, सम के साथ नॉट का यूज भी नहीं होता, मतलब नेगेटिव वाक्यों में सम नॉट का यूज नहीं करते हैं। फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, आटा अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पे आएगा एनी। आई कैन नॉट, और नॉट, सबसे खास बात क्या है? एनी का यूज नॉट के साथ करना चाहिए और सम का यूज नॉट के साथ नहीं करना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एफर्मेटिव केस में सम आता है और नेगेटिव केस में एनी आता है, और अनकाउंटेबल का भी एक टर्म था, इसलिए फ्यू उसका आंसर नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लंदन
ये भी एडजेक्टिव लिया है उसने। लंदन इज द डैश सिटी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इज द डैश सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब ये सेंटेंस कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सुपरलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, सुपरलेटिव बना रहा है। सुपरलेट करना मतलब एक चीज की तुलना जब सभी से कर दी जाए तो सुपरलेटिव। अब लंदन दुनिया की सबसे बड़ी शहर में से है या शहर है बेसिकली, तो यहाँ पे वन ऑफ द तो लिखा नहीं है, फिर भी लार्जेस्ट आता, तो लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। क्यों लार्जेस्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ा, ये क्या कर रहा है, सुपरलेटिव। और पता कैसे चल रहा है, इन द वर्ल्ड या ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इन या ऑफ प्लस द प्लस अदर वर्ड का अगर आप यूज कर लो तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये भी क्वेश्चन। देखो इसी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, बल्कि अभी डेमो है ये, तो मैं आगे जो पेपर दूंगा वो थोड़ा सा टफ है बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर मदर टोल्ड हिम, उसकी मदर ने उसे बताया था, हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन डैश इन द ईस्ट। देखो एक चीज़ याद रखना, सेंटेंस की शुरुआत तो पास्ट टेंस से हो गई। एक रूल है, जब यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हो, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो उसके आगे वाला वाक्य भी पास्ट टेंस होता है। ये रूल है, ये मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है क्लास में। लेकिन यहाँ पर ये रूल फिट नहीं होगा, क्योंकि सन जो है वो, सूरज जो है वो पूर्व दिशा से रोज ही उगता है, एक दिन नहीं होगा। सेंटेंस पास्ट टेंस का जरूर है लेकिन उगता तो रोज ही है, इसलिए हम यहाँ पे टोल्ड को देख के रोज नहीं करेंगे, और उग रहा है ये भी नहीं है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो विल राइज होगा ये भी नहीं, राइजेज आएगा। राइजेज ही क्यों आएगा, क्योंकि एक तो सन है, सिंगुलर नाउन है, और प्रेजेंट में ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट पे चलता है, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए आंसर भी सिंगुलर होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। अच्छे से करिएगा एक एक क्वेश्चन सॉल्व, जब एग्जाम में सारा खेल क्वेश्चन और उसके ऑप्शन का है। अगर आपके ऑप्शन पे पकड़ अच्छी है तो आप आंसर निकाल ले जाओगे, और ऑप्शन पे पकड़ कमजोर तो दिक्कत आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई आस्क्ड बबीता, मैंने बबीता से पूछा, इफ सावित्री, देखो पहली एक बात समझ लो, दिमाग में ले आओ। आस्क्ड क्या है, पास्ट टेंस। आस्क्ड क्या है, आस्क का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। मतलब आगे का जो वाक्य है यदि प्राइमरी या प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस से हो तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट टेंस पर होगा। तो यहाँ पर आस्क्ड आ गया ना, इसलिए हैज गलत, हैव गलत, अच्छा वुड हैव गलत, विल हैव तो वैसे भी नहीं आ सकता था, हमें पास्ट टेंस पे जाना था। हमारा आंसर हैड होता है, क्योंकि एक ही ऐसा शब्द है जो वो हैड पास्ट टेंस को डिफाइन करता है। इसमें कुछ था ही नहीं। आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, मैंने सावित्री से पूछा कि मैंने बबीता से पूछा कि सावित्री क्या पहले ही शादीशुदा है, मतलब पहले उसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, क्यों ये आंसर आया हैड, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो आगे वाला वाक्य भी पास्ट टेंस ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश यू लिव लॉन्ग, ओके मॉडल वर्ब पे क्वेश्चन आ गया। जब भी हम किसी के लिए अच्छी मनोकामना करते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं, कर्स करते हैं, क्या करते हैं, विश करते हैं, कर्स करते हैं, ब्लेस करते हैं, ये वाले वर्ड जब भी यूज करोगे तो हमेशा एक ही मॉडल काम करता है, वो है मे। तो इसका आंसर क्या होगा, मे। आपने आंसर सही लगाया होगा काफी सारे लोगों ने, वो मैं चेक कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से बता दूं, हम कैन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है, और किसी की अच्छी कामना, किसी को श्राप, किसी को आशीर्वाद की बात करे तो मॉडल हमेशा मे का ही होगा, इसलिए ऐसा हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, डैश यू रीड When you were 5, ये वर से क्या पता चलता है, पास्ट टेंस। क्या तुम पढ़ सकते थे जब तुम 5 वर्ष के थे, एक बार और, क्या तुम पढ़ सकते थे जब तुम 5 वर्ष के थे। सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं है, सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो यहाँ में तो आ नहीं सकता क्योंकि पूछ रहा है, और इसकी क्षमताओं के बारे में बात हो रही कि पढ़ना जानते हो, ये मेंटल पावर है आपकी, तो कैन लगाया जा सकता था, लेकिन कैन का पास्ट होता है कुड, समझना, कैन का पास्ट होता है कुड, कि जब तुम 5 वर्ष के थे तब तुम पढ़ सकते थे, कुड पास्ट टेंस है, और यहाँ पर वर लिखा है, इसलिए आंसर दोस्तों कभी कैन नहीं होगा, कैन गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा,
गुड, COULD, गुड, याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में फंसा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी अपना एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूँ, लगभग 20-22 तारीख से, जो जेल प्लानिंग टारगेटेड होगा। मैं उसमें वॉइस नरेशन के बेसिक कंसेप्ट बता ही दूंगा। जब तक आप इस वीडियो को देखो और आप सीख जाओगे, कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। डिड आ गया, एक और रूल याद करो, डू डज डिड, डू डज डिड, एक बार और, डू डज डिड के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पे होता है, यहाँ ट्रस्ट लिखा है। अब ये देखो पैसिव वॉइस का रूल क्या बोलता है, डिड जो है वो पास्ट टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। और डू डज डिड वाले वाक्य हमेशा किस में बदलते हैं, या तो वो बदलेंगे वॉज में या वो बदलेंगे वर में, दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अब आप देखो, जब भी एक बात ट्रिक याद कर लो, डिड वाले सेंटेंस वॉज या वर में बदलते हैं, डिड वाले सेंटेंस वॉज या वर में बदलते हैं। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में देखो, पहले वाले में वॉज लिखा है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन से आंसर निकालना सीखो। दूसरे में क्या लिखा है, हैज बीन, ये वैसे भी गलत हो गया। वुड बी और हैज बीन, ये तीनों अपने आप गलत होते हैं। फिर भी आई डिड नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस था ना, तो किसी ने मेरा आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, तो नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, मेरे द्वारा किसी पर विश्वास नहीं किया गया, ठीक है। तो वॉज के साथ हमेशा लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस का नियम भी है, इसलिए इसका आंसर हो गया। सिंपल था, थोड़ा पैसिव वॉइस के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये आंसर एक ही बार में क्लियर होगा। ये आंसर मैंने ट्रिक से निकाला है, डिड का आंसर वॉज। चलिए आगे देखते हैं, ये भी एक और एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। डिड, फिर से देखो पास्ट टेंस, मैंने अभी आपसे क्या बोला, डिड वाले सेंटेंस हमेशा वॉज या वर से बनते हैं, डिड वाले सेंटेंस हमेशा वॉज वेयर से। तो आप देखो वॉज वेयर में बदलेगा ही बदलेगा आंसर। अब यहाँ आर लिखा है ना, आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक करो, आर लिखा है ना गलत होगा, डिड लिखा है ना गलत होगा। केवल दो ऐसे आंसर है जिसमें वॉज लिखा है, ये सही हो सकते हैं। अब देखना ये है कि पैसिव वॉइस में बदलना है तो पास्ट टेंस कैसे बदलेगा। वॉज ही रिमेंबर्ड, देखो वॉज के साथ लगनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिमेंबर है फर्स्ट फॉर्म, और वॉज द डेट रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड है थर्ड फॉर्म, इसलिए ये आंसर करेक्ट हो गया और ये वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ रिमेंबर लिखा हुआ था। समझ में आ गया, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन नहीं आता तो आप मेरे क्रैश कोर्स और जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं उनको आप अटेंड करिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर में कर ही दूंगा। फिर भी यहाँ कोशिश करते हैं। सॉक्रेट्स सेड, ये सॉक्रेट कौन है? सॉक्रेट आपने नाम सुना होगा सुकरात का। सुकरात एक फेमस एक तो हिस्टोरियन भी रहे हैं और जो बोलते थे वो सच होता था, ठीक है। तो फ्यूचर की बात, प्रिडिक्टर थे, प्रिडिक्ट करते थे, फॉर्च्यून टेलर थे, फोर टेलर थे, उनको बोलते हैं। तो सॉक्रेट, सुकरात हिंदी में हम जानते हैं। सॉक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब यही है। अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट में आता है और आप जानते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब भी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच एक बार और, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड नरेशन के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हो तो उसको चेंज नहीं करते हैं, उसका टेंस नहीं बदलता। तो वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सेड और वर्च्यू दोनों तो जुड़ जाएंगे दैट से, क्योंकि वो तो एक फॉर में हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को जोड़ने की। तो सॉक्रेट सेज, ये तो गलत हो गया। सेड दैट वर्च्यू हैड, यहाँ पे तो इज लिखा है, यहाँ हैड है तो गलत है, ये सेज की वजह से गलत है। सॉक्रेट सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, एक ये पूरा सेंटेंस है जो केवल दैट से जुड़ा हुआ है और रिपोर्टेड इसका एग्जैक्टली द सेम लिखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। ये करेक्ट लगा दिया होगा बहुत सारे लोगों ने। नरेशन तो आप देखते ही सॉल्व कर लोगे, इतनी आसान ट्रिक्स होती है नरेशन की, मैं सच कह रहा हूँ। इट्स नॉट टफ, केवल नरेशन बाहर से लगता है टफ पेपर है लेकिन वो बहुत आसान पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी एक नरेशन है। ही सेड टू द इंटरव्यूअर, उसने इंटरव्यू से कहा कुड यू प्लीज, कुड वाले तो कुड से ही बनते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? देखो दोस्तों, कैन वाले
नरेशन में कुड में बदलते हैं, लेकिन कुड में ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप नरेशन सॉल्व करो तो ऊपर से नीचे चेक करने की कोशिश करो, पूरी लाइन को ऐसे कभी मत पढ़ना। नरेशन सॉल्व करने का तरीका ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एक बार और यूं मत चलिएगा, एरो पे ध्यान देना, यूं चलना है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं सारा कुछ और वापस से करेक्शन करके दिखाता हूं। ही सेड टू द इंटरव्यूअर, तो यहाँ पे देखो कुड लगाया, प्लीज लगाया, तो रिक्वेस्ट में बदल रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, कुड यू प्लीज, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये इफ से बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है। यहाँ आना चाहिए इफ, यहाँ आया टू, यहाँ आया टू, यहाँ आया इफ, तो ये तो इफ वाले इसलिए सही लग रहे हैं। इफ ही कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, और यहाँ लिखा है इफ ही कुड। अब इसने प्लीज वर्ड यहाँ से क्या कर दिया, गायब कर दिया, जबकि क्वेश्चन में क्या था, सॉरी क्वेश्चन में क्या था, प्लीज था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, प्लीज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से प्लीज गायब है, लेकिन आंसर ये वाला करेक्ट क्यों, क्योंकि प्लीज को देख कर ही तो आपने रिक्वेस्ट की थी, तो दोबारा प्लीज लगाने की जरूरत नहीं आई, इसीलिए हमने इस आंसर को माना। आ गया समझ में, क्योंकि प्लीज देखकर ही हमें क्या मिला है, रिक्वेस्ट मिली है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ऑल्टरनेटिव निकालना है हमें, बेस्ट एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव, बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब जब भी ये वर्ड आ जाए इसका मतलब आपको पर्यायवाची या सिनोनिम ढूंढना है। वर्ड है कॉन्डन। कॉन्डन मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना या ओवरलुक कर देना, तो नज़रअंदाज कर देना, माफ़ कर देना, ओवरलुक कर देना, यानी फॉरगिव कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। आगे समझ में, फॉरगिव सपोर्ट तो था नहीं इसका मीनिंग, फॉरगेट भूलना, डिफेंड बचाना, कॉन्डन करने का मतलब होता है ओवरलुक करना, ध्यान नहीं देना, माफ कर देना, छोड़ देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है एक जैसी दो चीजें, एनालॉजी का मतलब होता है एक जैसी दो चीजों की तुलना, एनालॉजी। तो यहाँ कंपैरिजन आ गया, डिफरेंस गलत, एडिशन गलत, डिलीशन गलत, आंसर हो गया कंपैरिजन, जो कि करेक्ट आंसर है। सिंपल था, ये भी कठिन नहीं था, वो क्या याद होगी तो बन जाएगा, ठीक है। वोकैबुलरी का डेली डोज यूट्यूब पर मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ रोज सुबह 9 बजे, उसको आप देखिए, आपके बहुत सारी चीज़ों की समस्या तो वहीं हल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। विजनरी। अब ये जो उसने लेकिन विजनरी का ना क्या बोला है, ऑपोजिट बोला है, नहीं, बेस्ट एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ द विजनरी। ओके, जो विजन मतलब विजन क्या होता है, दूर का सोचते हैं, प्लान करके चलते हैं, और फार साइडेड मतलब दूर सोचने वाला, इसका सिनोनिम है रेगुलर, मतलब उल्टा हो गया, पीटी तो खैर था ही नहीं। प्रैग्मेटिस्ट जो होता है ना, ये होता है प्रैक्टिकल सोच के काम करने वाला। विजनरी 10 साल बाद सोचेगा कि ऐसा कर लेंगे, प्रैग्मेटिक ऐसा नहीं है, प्रैग्मेटिक अभी काम करेगा और फूक फूक के कदम रखेगा। तो प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल से निकला है, और प्रैक्टिकल होता है प्रेजेंट में काम करता है, और विजनरी फ्यूचर को सोच के काम करता है, इसलिए इसका ऑपोजिट हो गया प्रैग्मेटिस्ट, जो प्रैक्टिकल से निकला, जो फूक फूक कर कदम रखे। विजनरी सोचता है, विजनरी रिस्क लेता है, प्रैग्मेटिक रिस्क नहीं लेता है, जो भी कदम रखेगा वो सोच समझ के रखेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ओवर्ट। ओके, ओवर्ट का मतलब क्या होता है, देखो दो शब्द होते हैं, इसने भी ऑपोजिट ही बोला है, एक होता ओवर्ट, एक होता कोवर्ट। अब आप कोवर्ट को देखो तो ये COVER से निकला, कवर कर देना मतलब छुपा देना, ओवर्ट यानी दिखा देना, कोवर्ट यानी छुपा देना, ओवर्ट यानी दिखा देना। तो ओवर्ट का उसने उल्टा पूछा, मतलब ओवर्ट यानी ओपन और कोवर्ट यानी छुपा हुआ। ओवर्ट तो लिखा नहीं, लेकिन छुपा हुआ का शब्द कौन सा, कंसील कर देना मतलब भी छुपा देना होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, गलत। एम्बिगुअस मतलब होता है डाउटफुल, और मैनिफेस्ट करना मतलब जो सोचना कि क्या होगा उस चीज को सोचना, उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन करना। ड्रीम्स में या माइंड में या थॉट में वो चीज लेकर आना, उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जैसे आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम, मैं चाहता हूं वो चीज हो जाए, तो मैं उसे बार बार सोच रहा हूं, तो उसे मैनिफेस्ट करना कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंजंक्शन के क्वेश्चन आ गए। अब यू कैन नॉट लीव द रूम, तुम लीव रूम को छोड़ नहीं सकते। डैश यू फिनिश योर वर्क, जब तक कि तुम अपना काम खत्म, जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं कर लोगे आप रूम नहीं छोड़ सकते। तो जब तक
तब तक के सेंस में हमारे पास एक ही तो शब्द है, वो है अनटिल। टिल यानी तक, एंड यानी और। ऑप्शन को देखोगे तो एक बार में आंसर मिलेगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। आंसर था सिंपल, आंसर हो गया अनटिल। नेक्स्ट लेते हैं, आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया, डैश आई लेफ्ट द रूम, वेयर देयर और, केवल 3 ऑप्शन है। उसने कहा मेरा पेन वहीं मिला जहां मैंने छोड़ा था, आई हैड लेफ्ट मतलब छोड़ा था, मुझे मेरा पेन वहीं मिला जहां मैंने छोड़ा था। कहाँ मिला? जहां छोड़ा था, जहां मतलब वेयर। आंसर सिंपल है, ये आपका सबका सही हो गया होगा। आई थिंक थोड़ा लॉजिक था इंग्लिश का उसमें, अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब जो स्टूडेंट्स थे उनमें से दोनों ही नहीं, हिंदी मतलब क्या है, 2 स्टूडेंट्स थे और दोनों ही नहीं करेक्ट थे, लेकिन रूल क्या बोलता है, नाइदर NEITHER नाइदर आइदर के बाद ऑफ द लिखा होता है, और ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है, ये रूल है, ठीक है। नाइदर ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, इसलिए यहाँ इज आ गया, आर गलत हो गया। आर प्लूरल था, वॉज तो था नहीं क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस का था ही नहीं, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का था, इसलिए इसका आंसर इज हो गया और ये आंसर सही हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एडवर्ब्स। ओके, 2 क्वेश्चन एडवर्ब के भी होंगे इसमें। दिस बैग इज डैश हैवी फॉर मी टू कैरी, यह बैग, दिस बैग इज बहुत भारी है मेरे लिए उठाने में, तो दिस बैग इज टू कैरी, दिस बैग इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी। देखो टू कैसे आ गया, एक ही बार में आंसर कैसे मुझे मिल गया। वेरी या इनफ क्यों नहीं लगाया मैंने, वेरी मतलब भी बहुत होता है, इनफ मतलब भी पर्याप्त होता है, लेकिन एक बात याद रखना, टू मतलब होता है आवश्यकता से अधिक प्लस जरूरत से ज़्यादा, 2 प्लस एडजेक्टिव होता है और इसमें लगता है 2 प्लस V1, 2 प्लस 2 के साथ 2V1 लगता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शी सिंग्स डैश। एक और क्वेश्चन लेते हैं, शी सिंग्स डैश मतलब वो डैश गाती है, गाना जो है ना वो वर्ब है, सिंग्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई हमेशा एडवर्ब करेगा, ठीक है। अब गुड क्या है, गुड को समझ लो, गुड एडजेक्टिव है और बेस्ट भी एडजेक्टिव ही है। अब एक ही तो शब्द है जो है वेल, अब आप समझना कि वह अच्छा गाता है और वो अच्छा दिखता है, ही लुक्स गुड, ये सही है क्योंकि दिखना एडजेक्टिव है, लेकिन ही स्पीक्स वेल, वो बोलता अच्छा है, तो जो बोल रहा है वो क्रिया कर रहा है, क्रिया एडवर्ब होती है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आ गया एक पैराग्राफ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट पैराग्राफ पे मत पढ़िएगा, सबसे पहले ना उसके आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जब आप पढ़ लें उसके बाद पैराग्राफ पे आइए और फिर आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। खैर, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एक बार क्वेश्चन पे नज़र मार लेते हैं ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्पिरिट ऑफ रेनिसियंस मतलब रेनिसियंस युग के बारे में पूछा कि रेनिसियंस मतलब होता है पुनर्जागरण, ठीक है। उस काल के बारे में उसका जोश उत्साह या उसका क्या कारण था या किस तरीके से वो उसमें ऊर्जा क्यों थी, इतना पुनर्जागरण काल की ऊर्जा क्या था। दूसरा है ऑपोजिट ऑफ एलियन। तीसरा है बंगाल रेनिसियंस मतलब जो बंगाल में पुनर्जागरण हुआ वॉज डिफरेंट फ्रॉम 16th सेंचुरी यूरोपियन रेनिसियंस मतलब यूरोप के जो पुनर्जागरण काल था वही 16वीं शताब्दी में बंगाल में हुआ, उसमें फ़र्क क्या था। और बंगाल रेनिसियंस गैदर्ड मोमेंटम, बंगाल रेनिसियंस ने क्यों इतनी मोमेंटम यानी गति पकड़ ली 19th सेंचुरी में, और बंगाल रेनिसियंस मूवमेंट क्या है उसके बारे में उसने बताया। ये थे इसके क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं ताकि मैं अच्छे से आपको समझाऊं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं।
द बंगाल रेनेसियंस रेफर्स टू अ सोशल रिफॉर्म। बंगाल रेनेसियंस को मतलब बंगाल का जो रेनेसियंस काल था वो रेफर करता है सोशल रिफॉर्म को। सोशल मतलब सामाजिक जो सुधार होते हैं समाज सुधार के लिए, उस मूवमेंट में ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, अर्ली 20th सेंचुरी में, तो इसको सोशल रिफॉर्म के हिसाब से देखा गया। इन द रीजन ऑफ बंगाल इन इंडिविजुअल इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान। द बंगाल रेनेसियंस कैन बी सेड टू हैव स्टार्टेड विथ राजा राम मोहन रॉय। बंगाल रेनेसियंस की शुरुआत कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन रॉय के दौरान की गई, जो 1775 से 1883, और एंडेड विद रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसका जो अंत माना जाता है इस काल का वो 1861 से 1941 माना जाता है। Although there have been many stalwarts thereafter, हालांकि उसके बाद और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे stalwarts मतलब महान लोग हुए हैं, आफ्टर एम्बॉडिंग पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ द यूनिक इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव आउटपुट, जिनके अंदर भी ऐसे कई पहलू या ऐसे कई एंगल्स देखे जा सकते थे जो अपने आप में महत्वपूर्ण, इंटेलिजेंट थे और क्रिएटिविटी से भी भरे हुए लोग थे। मतलब राजा राम मोहन रॉय से रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में और इसके आसपास भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रेनेसियंस काल में अपना योगदान दिया है क्रिएटिविटी और व्यक्तिगत और जो उनका जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी का लेवल होता है उसके अनुसार। 19th सेंचुरी बंगाल वॉज यूनिक ब्लेंड ऑफ रिलीजियस। जब 19वीं शताब्दी आई तो बंगाल में ना बहुत ज़्यादा रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म भी रिफॉर्मर्स आ गए, मतलब उन्होंने भी उसमें काफ़ी योगदान दिया। काफ़ी इंटेलिजेंट विदुषी लोग जो आए, स्कॉलर्स आने, पढ़े लिखे विद्वान, लिटरेसी जाइंट आए, मतलब लिटरेरी जाइंट मतलब बहुत ज़्यादा लेखक जो लोग थे, जर्नलिस्ट आए, पैट्रियोटिक आए, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त आए, ऑरेटर यानी अच्छे वक्ता आए, एंड साइंटिस्ट भी उसी वक्त काफ़ी लोग थे। ऑल मर्जिंग टू फॉर्म एन इमेज ऑफ रेनेसियंस। इन सभी ने मिलकर उस पुनर्जागरण काल को एक बहुत महान और बहुत बेहतर बना दिया, एंड मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडीवियल टू द मॉडर्न। और इस चीज़ को उन्होंने मिडीवियल मतलब बीच के युग से लेकर के एक मॉडर्न युग यानी एडवांस युग तक लेकर आए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान बंगाल दैट इज इन सम वे इंटेलेक्चुअल, इस दौरान बंगाल जो है वो काफ़ी हद तक इंटेलेक्चुअल हो गया था, अवेकन हो गया था, मतलब उनका जो दिमाग खुल गया था, पूरी तरह से जागृत हो गए थे। दैट इज इन सम वे सिमिलर टू यूरोपियन रेनेसियंस। ऐसे ही कुछ यूरोपियन रेनेसियंस मतलब यूरोपियन पुनर्जागरण काल में भी हुआ जो 16वीं शताब्दी में था। ठीक है, हालांकि यूरोपियंस ऑफ दैट एज वर नॉट कन्फ्रंटेड विद द चैलेंजेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एलियन कॉलोनियलिज्म। लेकिन 16वीं शताब्दी में क्या था, जो यूरोपियन थे उनका जो रेनेसियंस था उस वक्त ना वहाँ पे बाहर के लोगों ने कोई हमला नहीं किया और वहाँ पे कॉलोनी बसाने का काम नहीं किया था, लेकिन बंगाल में ब्रिटिशर्स आ गए थे और उन्होंने वहाँ पे कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर दिया था। इसलिए दोनों रेनेसियंस एज थे, लेकिन दोनों में फ़र्क था। दिस मूवमेंट क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑर्थोडॉक्स पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। और इस मूवमेंट में जो बंगाल का मूवमेंट था उसमें कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग थी, जैसे ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो हम रूढ़िवादिता थी हमारे समाज में उस वक्त जो यूरोप में नहीं थी। पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, महिलाओं से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे जो बाकी जगह नहीं थे लेकिन इंडिया में थे। मैरिज भी बहुत कम उम्र में जैसे शादी वगैरह कर देना, डाउरी सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, ये सब भारत में समस्याएं थी, लेकिन रेनेसियंस एज में भी इन चीज़ों पर काफ़ी कार्य हुआ जो यूरोप में नहीं हुआ। वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल मूवमेंट दैट इमर्ज ड्यूरिंग द टाइम वॉज यंग बंगाल पीरियड एंड काउंटेड मैनी ऑफ द लीडर ऑफ बंगाल रेनेसियंस अमंग इट्स फॉलोअर। उसके बाद फिर क्या हुआ, अर्लीस्ट सोशल मूवमेंट आया, फिर सामाजिक उत्थान आया। उसमें वो जो उत्थान था वो काफ़ी अच्छे से उस टाइम पर उठा। यंग बंगाल पीरियड में उस वक्त उसको ये माना गया, काउंटेड मैनी ऑफ द लीडर्स ऑफ द बंगाल रेनेसियंस, और उस वक्त बंगाल में बहुत सारे लीडर्स आए जो इसके बहुत सारे फॉलोअर्स बनते चले गए। और ये जो पुनर्जागरण काल था ये बहुत ही सपोर्टिव रहा हमारे समाज को आगे बढ़ाने में। ये इस पैराग्राफ का मतलब है। अब हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए, द स्पिरिट ऑफ रेनेसियंस, रेनेसियंस में क्यों इतनी सारी चीज़ें थी। देखो क्या था,
ये जो ना रेनेसेंस मतलब पुनर्जागरण, तो उस वक्त बहुत सारे जो लिटरेचर वाले लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, विद्वान आए, ओरेटर आए, साइंटिस्ट आए, इन्होंने उस वक्त के समाज की जो लाइज इन द ब्रेकिंग ऑफ ऑल द शैकल्स, शैकल्स मतलब जो बेड़ियां थी ना हमारे समाज को, उसको तोड़ने का काम किया और नैरो माइंडनेस को ब्रॉड बनाने का काम किया, ये उन्होंने किया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा पहला। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। फाइंड द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग। मीनिंग में ऑपोजिट कौन सा है? वर्ड आया है एलियन, वर्ड आ गया एलियन। एलियन मतलब होता है बाहर का, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? इंडिजिनस यानी नेटिव। नेटिव का मतलब होता है जो हमारे आज का ही हो, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? देसी, मतलब जो हमारे देश का हो, स्वदेशी, इसका मतलब होता है इंडिजीनियस, और एलियन होता है बाहर का। ठीक है, ऑपोजिट पूछा था उसने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बंगाल रेनेसेंस वॉज डिफरेंट। उसने पूछा बंगाल रेनेसेंस अलग क्यों है 16वीं शताब्दी के? क्योंकि हो क्या रहा था, मैं यहाँ पे आंसर हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। अनलाइक द बंगालीज, यूरोपियन वर नॉट अंडर फॉरेन रूल। हो क्या रहा था, फॉरेन, यूरोप में फॉरेन रूल नहीं था, लेकिन बंगाल में फॉरेन रूल था, तो बहुत सारी परिस्थितियां चेंज हो गई थी। अब यहाँ पे क्या अलग अलग लिखा है और इसमें एक ही लाइन में सब डिफाइन किया गया, इसलिए ये वाला करेक्ट है। अगर आप बाकी दो देखेंगे तो वो सब में, एक में डाउरी सिस्टम है, एक में टैगोर है और एक में हिंदू मूवमेंट है, जबकि यहाँ पर सीधा सीधा मीनिंग एक बार में उसने क्लियर कर दिया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द बंगाल रेनेसेंस गैदर्ड मोमेंटम इन 19th सेंचुरी में उसने इतनी ज़्यादा मोमेंटम यानी वेग या गति पकड़ ली, ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटिश हैज़ कॉलोनाइज्ड, क्योंकि ब्रिटिश ने वहाँ पे ना कॉलोनी वगैरह बनाना शुरू कर दिया था, और इस वजह से वहाँ के लोगों को लगने लगा था कि भाई यहाँ पे हमें पुनर्जागरण तो करना ही पड़ेगा। सॉरी, ये इसका गलत आंसर है। देयर वॉज अबंडेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव, क्योंकि बंगाल में उस वक्त बहुत ज़्यादा पुनर्जागरण के वक्त बहुत सारे लोग आ गए थे और जिन्होंने एक्टिविटीज़ को बढ़ा दी थी, इसलिए वो मोमेंटम बढ़ गया। कॉलोनीज की वजह से नहीं, सॉरी, वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की वजह से हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया करेक्ट। ये भी समझ में आ गया आपको। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक एक और क्वेश्चन होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। द बंगाल रेनेसेंस मूवमेंट। बंगाल रेनेसेंस मूवमेंट का मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब होता है wanted special reform to improve the lot and weak and downtrodden। इसका मतलब देखो, रेनेसेंस का मतलब क्या है, आंसर समझो। कॉलोनियलिज्म को खत्म करना नहीं, प्रोपोगेट ब्राह्मणिज्म मतलब ब्राह्मण का प्रोपोगेशन करना नहीं, ये था सोशल रिफॉर्म, कैसे समाज को बेहतर बनाया जाए, उसी को तो पुनर्जागरण कहेंगे ना, जब सामाजिक रूप से सब जगह परिस्थितियां अच्छी हों तो उसको बेहतर किया जाए, इसीलिए उसको रेनेसेंस, बंगाल रेनेसेंस में क्या खास बात थी? सोशल रिफॉर्म हुआ और काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। ये थे इसके सारे के सारे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। अब आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो वेरी गुड। और अगर आप आगे 25 क्वेश्चन पेपर पूरे लेना चाहते हैं, जिसमें हम और भी काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाएंगे, ये तो एक डेमो क्लास थी, डेमो वीडियो था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आपको पसंद आ गया हो वीडियो, सत्यम सर का हिंदी वीडियो, मेरा इंग्लिश वीडियो, और आपको लग रहा है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाएगा, आप एग्जाम को क्वालिफाई करने में ये वीडियो मदद करेगा, तो जल्दी से जल्दी आप इसे परचेज कर लीजिए, ताकि आपको सुचारू रूप से पूरे 25 क्वेश्चन पेपर विद आंसर एक्सप्लेनेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम आपके नए वीडियोस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपको हैं, ताकि आप मेहनत करें। ठीक है, चलिए बाय बाय।